अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। फरवरी का महीना स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा और हमने देखा कि केसी 100 इंडेक्स में तकरीबन 16,000 पॉइंट्स की कमी आई और यूँ मार्केट का रिटर्न तकरीबन -9% रहा। इन्वेस्टर्स, हम यहाँ आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी बताना चाहेंगे कि पिछले साल मई 2025 से लेके जनवरी 2026 तक मार्केट एक मुसलसल एक बुल साइकिल में थी और सिवाय एक महीने के हर महीने स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और मंथली रिटर्न ऑन एवरेज मार्केट का 5.5 से 6% था। बहरहाल अक्टूबर 25 का महीना वो वाहिद महीना था जिसमें मार्केट में हमने एक डिक्लाइन देखा और अक्टूबर के बाद अभी फरवरी में हमने मार्केट में फर्दर 9% की करेक्शन देखी। वैसे जब हम बात करते हैं इसकी की वजूहात की, तो सबसे बुनियादी वजह इसकी ये थी कि हमने डोमेस्टिक जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी पाकिस्तान में उसमें कुछ डिटेरियोरेशन देखी। फरवरी में इस्लामाबाद में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें काफ़ी जानी नुकसान हुआ। इस अटैक के साथ-साथ हमने देखा कि बलूचिस्तान में भी जो सिचुएशन थी वो थोड़ी-सी वोलेटाइल रही। इंसर्जेंसी में कुछ इज़ाफ़ा हुआ, जिसकी वजह से हमने ये भी देखा कि जो रिको डिक माइन का जो ऑपरेटर था बैरिक माइनिंग की जानिब से भी हमने एक स्टेटमेंट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में अपने एसेट्स को रीवैल्यूएट और रिव्यू कर रहे हैं। जिसकी वजह से भी मार्केट में एक नेगेटिव रिएक्शन हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखा। फिर इसकी दूसरी वजह मार्केट में डिक्लाइन की ये थी कि हमने देखा कि मार्केट में सेटलमेंट साइकिल में एक तब्दीली की गई। फरवरी के महीने में T+2 से मार्केट T+1 के सेटलमेंट साइकिल के ऊपर शिफ्ट हुई। ये एक बहरहाल एक नया एक ट्रांजिशन था मार्केट के लिए, जिसकी वजह से भी हमने थोड़ी-सी सेलिंग देखी जिसने इंडेक्स डिक्लाइन को एक्सेलरेट किया। तीसरी वजह ये थी कि हमने गोरे की जानिब से फॉरेन फंड्स की जानिब से पाकिस्तान में एक आउटफ्लो कंटिन्यू रहा। वैसे तो पायनियर सीमेंट का एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डाइवेस्ट किया गया था फॉरेनर्स की जानिब से, बट उसके अलावा भी हमने देखा कि फॉरेन फंड्स की जानिब से भी पाकिस्तान में तकरीबन 80 से 90 मिलियन डॉलर का एक आउटफ्लो फरवरी के महीने में जारी रहा, जिसने इंडेक्स डिक्लाइन को फर्दर एक्सेलरेट किया। चौथी वजह की अगर बात की जाए, तो उसमें हमने देखा कि फरवरी में जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स जो थीं, उसमें भी हमने सब पार रिज़ल्ट्स देखे, जिसने भी एक प्रॉफ़िट टेकिंग को एक्सेलरेट किया मार्केट में। और मार्केट में डिक्लाइन की सबसे आखिरी जो और सबसे अहम वजह जो थी, वो ये थी कि ईरान और यूएस के दरमियान ताल्लुकात में काफ़ी तनाव देखा गया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यूएस की जानिब से काफ़ी एक क्रिटिसिज़्म ईरान को सामना करना पड़ा पूरे महीने में और इसी प्रोग्राम के रिलेटेड दोनों ममालिक के माबैन नेगोशिएशंस भी जारी रहीं। 6 फरवरी को पहली नेगोशिएशन का आगाज़ हुआ और तकरीबन 3 से 4 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन महीने के दौरान जारी रहे, जबकि इसमें कोई खातिर ख़्वाह ब्रेक थ्रू अचीव नहीं हो सका। फिर इसी वजह से 28 फरवरी को यूएस ने और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये चंद वजूहात थीं जिसकी वजह से मार्केट फरवरी में काफ़ी दबाव का शिकार रही। वैसे हम बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट में हमने देखा कि यील्ड्स में फरवरी में कुछ इज़ाफ़ा हुआ। शॉर्ट टर्म पेपर्स की यील्ड्स में 15 से 25 बेसिस पॉइंट्स का इज़ाफ़ा हुआ और लॉन्गर टेन्योर के पेपर्स में तकरीबन 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स का इज़ाफ़ा हुआ। जनवरी में स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट को बरकरार रखा गया था, जबकि इन्वेस्टर्स का ख़्याल था कि शायद 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जाएगी। तो इस वजह से हमने फरवरी में थोड़ा-सा यील्ड्स में रिवर्सल देखा और इज़ाफ़ा देखा। वैसे जब हम बात करते हैं अपने फंड्स के रिटर्न्स की, हम स्टार्ट करते हैं अपने फ़िक्स इनकम फंड से। फ़िक्स इनकम फंड में मनी मार्केट फंड की अगर बात की जाए, तो मनी मार्केट का एनालाइज़्ड रिटर्न फ़रवरी में 9% रहा, फिस्कली डेट रिटर्न तकरीबन 10% रहा। एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड का मंथली एनालाइज़्ड रिटर्न 9.5% रहा, जबकि फिस्कली डेट रिटर्न 10.5% रहा। एनबीपी महाना आमदनी फंड का फ़रवरी का एनालाइज़्ड रिटर्न 10% था, जबकि फिस्कली डेट रिटर्न तकरीबन 10.6% था। एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड का रिटर्न फ़रवरी में एनालाइज़्ड 8.7% था, जबकि एफआईटीडी रिटर्न 9.2% था। एसेट एलोकेशन और इक्विटी फंड्स की अगर बात की जाए, तो एनबीपी सरमाया इज़ाफ़ा फ़ंड का मई का रिटर्न नेगेटिव 8.9% था, जबकि फिस्कल डेट रिटर्न तकरीबन 35.9% था। एनबीपी इस्लामिक सरमाया इज़ाफ़ा फ़ंड का रिटर्न नेगेटिव 10% था फ़रवरी में, जबकि एफआईटीडी रिटर्न 27% पॉजिटिव था। एनबीपी स्टॉक फंड का नेगेटिव रिटर्न 10% था, जबकि एफआईटीडी पॉजिटिव रिटर्न 36.4% था। एनबीपी इस्लामिक फंड का नेगेटिव 11% रिटर्न था फ़रवरी में, जबकि एफआईटीडी रिटर्न 28% था। अब हम बात करते हैं अपने पेंशन फंड्स की। नाफा पेंशन फंड में इक्विटी सब फंड का रिटर्न फ़रवरी में 10.1 नेगेटिव था, जबकि एफआईटीडी रिटर्न 33.9% पॉजिटिव था। डेट सब फंड का रिटर्न 6.2% एनालाइज्ड रहा फ़रवरी में, जबकि एफआईटीडी रिटर्न 10.6% था। मनी मार्केट सब फंड का एनालाइज्ड रिटर्न फ़रवरी में 8.4% था, जबकि एफआईटीडी रिटर्न 9.6% था।
एमबीपी इस्लामिक पेंशन फंड का इक्विटी सब फंड का रिटर्न नेगेटिव 10.6 था फरवरी में। एफआईटीडी रिटर्न 27.9% था। डेट सब फंड का रिटर्न 8.6 एनालाइज्ड था फरवरी में, जबकि एफआईटीडी रिटर्न 8.9% था। मनी मार्केट सब फंड का एनालाइज्ड रिटर्न फरवरी में 8.9% था, जबकि एफआईटीडी रिटर्न 9.3% था। इन्वेस्टर्स, अब हम बात करते हैं मार्केट की आउटलुक की। देखिए, जनवरी में मार्केट ने अपना जो पीक बनाया था वो 1,90,000 का KSE 100 का इंडेक्स था, और वहाँ से मार्केट आज 5 मार्च तक तकरीबन 30,000 पॉइंट से डिक्लाइन हो चुकी है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में तकरीबन 15 से 16% बनता है। और इसी तरह हमने देखा कि मार्केट का जो पी मल्टीपल था वो जनवरी में तकरीबन 9 टाइम्स हो चुका था, जो कि आज मार्केट में डिक्लाइन के बाद तकरीबन 7.5 टाइम्स हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है, जिससे वो स्टॉक मार्केट में अपनी पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं, और हम उनको रिकमेंड करेंगे कि वो ग्रेजुअल मैनर के अंदर में स्टॉक मार्केट में अपनी पोजीशंस को बिल्ड करें। लेकिन यहाँ एक बात ये भी ज़रूरी है समझना कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी रह सकती है, और स्टॉक मार्केट मिडल ईस्ट में जो फ्लूइड सिचुएशन है उसको क्लोजली ट्रैक करेगी। अभी तक यूएस और ईरान के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट जारी है, और ये कॉन्फ्लिक्ट अगर प्रोलॉन्ग करता है तो ज़ाहिर है इसका मार्केट के ऊपर भी एक नेगेटिव रिएक्शन आ भी चुका है, और ये कंटिन्यू भी करेगा, और मार्केट इस इवेंट्स के ऊपर क्लोजली इसको रिएक्ट करती रहेगी। ये इवेंट अगर प्रोलॉन्ग होता है तो इसके पाकिस्तान के लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक तो ईरान हमारा डायरेक्ट नेबर है, और वहाँ पे किसी किस्म का पॉलिटिकल अनरेस्ट या किसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव ही होगी। फिर इसका दूसरा रिएक्शन जो आ रहा है वो ग्लोबली एनर्जी प्राइसेस के ऊपर आ रहा है। चाहे वो कोल प्राइसेस हों या एलएनजी प्राइसेस हों या क्रूड ऑयल हो या रिफाइंड प्रोडक्ट्स हों, हमने एनर्जी प्राइसेस में तकरीबन 30 से 40% का सो फार ही इजाफा देख चुके हैं हम। और पाकिस्तान चूँकि एक एनर्जी इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, तो ये पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो पाकिस्तान को ये सूट नहीं करता कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लंबा अरसे तक चले। बहरहाल शॉर्ट टर्म में मार्केट इसी तनाज़ुर में वोलेटाइल रहेगी, बट लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि जैसे ये इशू रिज़ॉल्व होगा तो मार्केट में हमें लगता है कि एक अच्छा रिबाउंड आएगा, और माज़ी में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। रिसेंट मिसाल की अगर बात की जाए तो मई 25 में जो पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें हमने देखा कि मार्केट में 12 से 13% का ड्रॉप आया था, बहुत शार्प। बट जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व हुआ तो हमने मार्केट में एक शार्प अपसाइड भी देखा, और मार्केट ने तमाम लॉसेस को फ़ौरन रिकवर भी कर लिया था, और मार्केट आज उन लेवल से तकरीबन 50 से 55% तक मज़ीद बढ़ चुकी है। सो इन इवेंट्स को फ़ोरकास्ट करना या टाइम करना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन इसलिए हम इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करेंगे कि इन लेवल्स को देखते हुए मार्केट जो कि 7.5 के पी मल्टीपल पे चल रही है, ग्रेजुअली अपने पोजीशंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट होराइज़न थोड़ा-सा लंबा है और जिनमें रिस्क एपेटाइट मौजूद है, वो हमारे स्टॉक फंड्स के ज़रिए मार्केट का एक्सपोज़र बिल्ड कर सकते हैं। जबकि दूसरे इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट होराइज़न थोड़ा-सा छोटा है और रिस्क एपेटाइट उनकी कम है, उनको हम रिकमेंड करेंगे कि हमारे मनी मार्केट और इनकम फंड्स के थ्रू वो एक डिसेंट रिटर्न कमा सकते हैं। Thank you, investors.